तो ये वाला कैपेसिटर इसके इस वाले इन दोनों के सीरीज में है और ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब C1 कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा K1 इंटू इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 K2 K3 है। K1 इंटू आपको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया गया तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो आप एज्यूम कर लेते हो यहाँ पर D बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में कितना है, D बाई 2। तो C1 निकाल लिया गया। एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो कुछ एज्यूम कर लिया गया A। उसी तरीके से हम C2 निकालेंगे। C2 आ जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि प्लेट को ये आधा प्लेट है ऊपर में और नीचे में आधा प्लेट है, तो एरिया हम यहाँ पर हाफ कर देंगे डिवाइडेड बाई D बाई 2। और फिर C3 भी निकालते हैं, इसको ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और C3 निकालते हैं, ये आ जाएगा K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 बाई D बाई 2। तो ये भी उसी तरीके से K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो तीनों का कैपेसिटेंस जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया गया है। अब C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो C2 C3 जब पैरेलल में तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वो उसको हम लोग क्या C4 कर देते हैं। ठीक है, या इसके नाम रखने का एक और अच्छा तरीका क्या होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप C23 कर सकते हो। ठीक है, अच्छे तरीके और भी हैं, 2 पैरेलल 3 कर दो, लेकिन इतना कौन करता है, हमें मालूम है कि 2 और 3 के बीच में पैरेलल ही है, तो C23 कर देते हैं। तो 2 और 3 का रिजल्टेंट कितना मिल रहा है, पैरेलल में होने की वजह से सिंपली C2 प्लस C3 है, इसको ऐड कर लेते हैं K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन, हाँ एप्सिलॉन नॉट तो सही यूज कर रहे थे, ये यहाँ पे मैंने नॉट के बदले पता नहीं क्या लिखा। ठीक है, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो कॉमन निकल जाएगा और K1 K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, तो ये C23 निकल गया। C इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो C1 एंड C23 आर इन पैरेलल। कोई डाउट है क्या? तो ये C1 एंड C23 आर इन सीरीज में है, तो इनको हम लोग लिखेंगे 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 की जो वैल्यू है तो वो तो C1 ही रहेगी, वो कितना है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C23। ठीक है, तो C1 का जो रेसिप्रोकल ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो 2 इसका रेसिप्रोकल में तो D ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जब आप रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 बाई C1 जो D ऊपर चला जाएगा और नीचे में 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A, तो ये 1 बाई C1 हो गया, एवरीथिंग इज ओके, प्लस
C23 आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें D ऊपर चला जाता है और K1 K2 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A। तो ये दोनों जो हैं वो उसमें D बाई एप्सिलॉन नॉट हम देख सकते हैं कि दोनों में ही कॉमन है, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। सो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, कॉमन निकाल लिया गया है और बचा क्या 1 बाई 2K1, क्या हाँ D बाई 2 जो था वो 2 तो ऊपर चला गया ना, फिर हमने रेसिप्रोकल किया तो वो 2 नीचे चला गया है, तो D इंटू एप्सिलॉन, यहाँ पे भी D बाई एप्सिलॉन नॉट A है और यहाँ पे भी D बाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों में मौजूद है ना, तो मैंने कॉमन ले लिया D बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, समझ में आया? तो ये 1 बाई 2K1 जो है यहाँ पे रिमेनिंग लिख लेते हैं और प्लस ये क्या है K2 प्लस K3, ये 1 बाई C इक्विवेलेंट आ गया। इसको आप ऐड कर लेते हैं अब, D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि रेसिप्रोकल फिर लेना होगा ना C इक्विवेलेंट के लिए, तो इसको सम करना जरूरी है। 2K1 इंटू K2 प्लस K3, सो ये आ जाएगा K2 प्लस K3 प्लस 2K1। वन अपॉन C इक्विवेलेंट आया है, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू 2K1 इंटू K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 2K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू D, ये आ गया कैपेसिटर। तो इस तरीके से कई तरह के कॉम्बिनेशन बना करके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बस एक हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि और भी कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं ये वाला रब कर लेता हूँ। हाँ, जैसे देखो हम लोग इसमें कुछ अलग अलग मटेरियल डाल दें, अलग मटेरियल, तो ये क्या होगा, तो अगर इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड है, सॉरी ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो भी आप क्या करोगे, ये K1 है, K2 है, K3 है, K4 है। ठीक है, तो आप ये कनेक्ट कर सकते हो। एक बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैं भी देखता हूँ, अभी वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वो आप बाद में कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो मटेरियल फिल किया गया है ये है डिस्टेंस d, और ये जो डायरेक्शन दिया जा रहा है ये x एक्सिस है, इधर x एक्सिस मान लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल फिल किया गया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है वो कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता है, मतलब k इज ए फंक्शन ऑफ सम फंक्शन है, k इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, वो बनाया जा सकता है, जो मटेरियल मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा फंक्शन हो सकता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई फंक्शन हो सकता है और x में जैसे जैसे इस प्लेट से उस प्लेट की तरफ जाएंगे k की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सम फंक्शन। उस केस में आपको एक पतला सा स्ट्रिप लेना होगा, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैपेसिटर जो है, वैसे इतना लेंदी क्वेश्चन आता नहीं है, कैपेसिटर में जो ये मटेरियल है
ठीक है, इसमें जो मटेरियल भरा पड़ा है इसको वाई एक्सिस का देते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है, ठीक है, K इज सम फंक्शन ऑफ y, ठीक है। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है जिसमें कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बदल रही है, और उस केस में कैलकुलेशन करना होगा। ये बल्कि उससे इजी रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में तो आसानी से ऐड हो जाएगा। अब ये क्या है, सीरीज में है तो 1/, वाला लगाने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इसके लिए हम लोग बिल्कुल डिफरेंट मेथड यूज करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी होता है, टाइम मिलेगा तो हम लोग वो बाद में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा दो और तरह के कैपेसिटर हैं। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कैपेसिटर इसमें होता क्या है कि एक या तो एक स्फीयर होता है, ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर होता है। उस स्फीयर के चारों तरफ एक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाता है। ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये क्या है, कंडक्टर है। बीच वाला जो है वो कंडक्टर है, और ये क्या है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक है, और इसके चारों तरफ एक और दूसरे कंडक्टर का लेयर है। ये भी क्या है, एक कंडक्टर है। अंदर वाले कंडक्टर से एक वायर निकाला जाता है और बाहर वाले से एक निकाला जाता है। इन दोनों के बीच में हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करोगे स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि लैब में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यूज किए जाते हैं, तो उसमें आप पाओगे क्या कि हेमिस्फेरिकल होता है, ऐसे हेमिस्फेरिकल होता है। मैं आपको एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ये जो हेमिस्फीयर होता है ये एक इंसुलेटर, ये क्या है, ये जो रॉड लगी हुई है वो इंसुलेटर होती है, स्टैंड पर रखा होता है। ये एक हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ताकि बिल्कुल चार्ज जो वो अंदर ना जा सके, ठीक है। ये भी एक इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। ये एक कंडक्टर है, बाहर से पेंटेड होता है वैसे तो ये। इसके अंदर में क्या होता है, एक इस तरह का गड्ढा, मतलब कटिंग बनी हुई होती है। हेमिस्फेरिकल ट्रफ बना होता है, ठीक है, जैसे कोई प्याला हो वैसा दिखता है। और इसमें करते क्या है, ये जो मटेरियल इसके अंदर फिल किया हुआ है, वैसे क्या है, ये एक मेटेलिक हेमिस्फीयर है, और उसके अंदर में ये जो मटेरियल हम देख रहे हैं, ये वाला मटेरियल, ये डाई इलेक्ट्रिक होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक मेटेलिक स्फीयर इसके अंदर में ऐसे बिल्कुल उसी के साइज का होता है, वो उस पर रख देते हैं। और इस ऐसा ही एक मेटेलिक स्फीयर जो होता है वो इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फिट बैठ जाता है, इसी के साइज का होता है, जो इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर में चूंकि ये डाई इलेक्ट्रिक जो है वो बैड कंडक्टर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई मेटेलिक चीज लगी हुई होती है, ठीक है, और इसके डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पतला सा छेद होता है। इसके अंदर से एक रॉड जाता है जो बाहर आ जाता है, ठीक है, और एक जो है वो इसमें एक वायर जैसा होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो इसमें डायरेक्टली जो है वो हम इसमें टच करा सकते हैं। तो एक जो रॉड है वो अंदर वाले स्फीयर से कनेक्टेड है और एक जो है बाहर है, ठीक है। इस पे हम पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं, इस पर नेगेटिव डाल सकते हैं। इस पे अगर पॉजिटिव डाल दें तो इस पर नेगेटिव डाल दें। या दूसरे टाइप का ऐसा होता है कि ये होता ही नहीं है, ये हम कनेक्ट ही नहीं करते। करते क्या है कि एक स्फीयर लेते हैं, उसको चार्ज, पहले इसको कवर कर देते हैं, पहले इस कवर को खोल देते हैं, स्फीयर को चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद इसको कवर कर देते हैं, और ये वाला या तो ग्राउंड कर देते हैं
या फिर नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो इस तरह के स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। अंदर वाला जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं और बाहर जो शेल लगा हुआ है उसको कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली स्फेरिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल हो, तभी ये काम करेगा ये फॉर्मूला जो है। ठीक है, किसी भी तरह का अगर शेप में कुछ अंतर है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस फिर दूसरा हो जाएगा। तो स्मॉल आर है और बाहर वाला जो है वो क्या है, कैपिटल आर है। हम लोगों को इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है कि ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये अंदर में तो पूरा स्फीयर है तो आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ कनेक्ट कर लो तो पूरा स्फीयर ये। तो ए और ये जो बी पॉइंट है इनके बीच में अभी हम मान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो इसका जो परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन नॉट ही हम लेके चलेंगे। अगर कुछ मटेरियल फिल कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट को हटा करके हम k इंटू एप्सिलॉन नॉट या फिर सिंपली एप्सिलॉन यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एप्सिलॉन क्या होता है, k इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है या एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। निकालने के एक तो तरीका बहुत सिंपल है और दूसरे तरीके से हम लोग गॉस लॉ लगा करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला ये कि आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। टोटल जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो बाहर वाले पे या फिर अंदर वाले पे चार्ज डालना शुरू करते हैं। तो अगर आप इसको मान लेते हैं कि इसको हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, अंदर वाला स्फीयर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे क्या होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ताकि टोटल चार्ज जो है वो 0 हो सके। नहीं तो कंडक्टर के अंदर में टोटल चार्ज, इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज रह ही नहीं सकता, तो वो लॉ गलत हो जाएगा ना। वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई करी है कि अगर एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में चार्ज जो होता है टोटल चार्ज 0 होता है, तो अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो उसकी वजह से यहाँ पे माइनस इंड्यूस होगा एंड जो टोटल चार्ज है वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पे आपने प्लस क्यू डाला है तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू इस पे डालने से माइनस क्यू इस पे आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल के फार्मूले पे। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग V एट R कहते हैं। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R, ये होता है। इसी का एक्सटेंशन क्या है कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसपे कि कुछ Q चार्ज डाल दिया गया है, इस स्फीयर से जो कि कंडक्टर हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इससे हम R डिस्टेंस में खड़े हैं, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो गॉस लॉ के हिसाब से ये निकल के आता है। गॉस लॉ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होता है, लेकिन उस पोटेंशियल निकालने में भी हम उसका यूज कर सकते हैं, जो कि डेरिवेटिव से निकल जाता है, E इक्वल्स माइनस dV/dr। सो हम ये जानते हैं कि इसको हटा करके हम एक पॉइंट चार्ज इमेजिन कर सकते हैं। अगर इफ यू आर आउटसाइड द कलेक्शन ऑफ चार्ज, इससे अगर आप बाहर हो, सिमेट्रिक चार्ज, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज होने की वजह से अगर इससे हम बाहर खड़े हैं तो यू कैन ट्रीट इट एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये वाला कंडीशन और इसको हटा देंगे, इस स्फीयर को, इसके बदले में एक पॉइंट चार्ज क्यों रख दें, तो उसका भी जो कैपेसिटी पोटेंशियल होगा वो सेम यही होगा। ठीक है, अब अगर
हम ये r अगर यहाँ पे लेते तो भी यही आता। r की वैल्यू चेंज करते करते अगर हम इसको बिल्कुल इसी के सरफेस पे निकालना चाहें, ठीक है, तो ये वाला r अगर यहाँ पर इसका रेडियस r है तो ये r हटा के हमें सिर्फ कैपिटल R डालना होगा। तो अगर आपके पास एक स्फीयर है तो उस स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर हो जाएगा पोटेंशियल। यानी कि अगर हमने इस पे क्यू चार्ज दिया है तो ये जो स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का कितना पोटेंशियल होगा उसको हम लोग V प्लस कह देते हैं, पॉजिटिव वाले का, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर में कोई पोटेंशियल जो होगा वो वही होगा, क्योंकि इट इज अ कंडक्टर। जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वो उसी अंदर में भी वही होगा, हर जगह वही होगा, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो 0 इक्वल टू माइनस dV/dr। तो आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, यानी कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस वजह से क्या हम कह सकते हैं कि इस स्फीयर के अंदर में कहीं पे भी पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर होगा। लेकिन अगर आप इस स्फीयर से दूर जाने लग जाते हो तो फिर हम इसको पॉइंट चार्ज मान करके निकाल सकते हैं पोटेंशियल। तो हम इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसको V प्लस कह रहे हैं। V प्लस क्या है, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एट इट्स सरफेस, ठीक है, इंटू क्यू बाई स्मॉल r, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है। अब हम लोग निकालेंगे इस बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल। बड़ा वाला जो स्फीयर है उस पे माइनस चार्ज है, उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम V माइनस कर रहे हैं, वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल R। और ऑब्वियसली वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट A और पॉइंट B, इसमें हर जगह पोटेंशियल इतना ही होगा। इसके सरफेस पे चले जाएं या इसके अंदर चले जाएं, हर जगह पोटेंशियल इतना होगा। और अगर आपने B पॉइंट का पोटेंशियल ये निकाल दिया V माइनस, तो ये पूरे पे V माइनस आइडेंटिकली, ये सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक होने की वजह से हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, इस स्फीयर पे सेम रहेगा, उसको मैंने V माइनस का है। अब अगर हम इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V कितना होगा, V जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V प्लस माइनस V माइनस दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास NCERT बुक है तो अभी, तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया था, ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2.29, पेज नंबर 90 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि उल्टा लिया गया है, बाहर वाले का पॉजिटिव रखा गया है, अंदर वाला नेगेटिव रखा गया है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रहेगा वही। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये पहले से माइनस में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अगर हम लोग पहले ही माइनस मान लेंगे तो दो बार माइनस होके तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो वो गलत आंसर आने लग जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आंसर गलत आता है तो मैं उसमें मॉडिफिकेशन कर दूंगा, ओके। तो ये Q भी तो कॉमन ही हो रहा है, तो Q बाहर निकाल लेते हैं, 1/r माइनस 1/R, ठीक है। अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो वैसे निकालोगे, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो प्लस करके निकाल लेंगे। तो चूंकि हमने पहले से माइनस नहीं लिया हुआ है तो इस तरीके से घटा देंगे। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉल्व करने पर ये R इंटू कैपिटल R और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। ये हमने V निकाल लिया। अब आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। Q को अगर चाहें तो CV लिख सकते हैं, Q को ही मैं पुट कर देता हूँ CV। सो V इज इक्वल टू C इंटू V अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस R अपॉन R इंटू स्मॉल r, ठीक है। ये V और V कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा यहाँ पे, यानी कि C इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो यहाँ से आपने कैपेसिटेंस निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर R1 R2 के फॉर्म में दिया गया है जो बुक में क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया ये? ये वन ऑफ द मेथड्स है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने को कहा जाता है किसी पॉइंट पर, ठीक है। या हम चाहें तो इसको गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि इसके अराउंड अगर इसमें कुछ मटेरियल फिल किया गया है तो एप्सिलॉन नॉट के बदले यहाँ पर K आ जाएगा या एप्सिलॉन R आ जाएगा, ठीक है। उसकी परमिटिविटी, इसको हम गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। आर्बिट्रेरी रेडियस का, उसका रेडियस हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का आपको शायद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस पे जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यहाँ पर से बाहर जा रहा होगा, ठीक है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई इक्वल्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्या होता है, E डॉट ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, जो इसके अंदर में चार्ज इनक्लोज हो रहा है वो, तो वो Q है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E का जो वैल्यू है वो डाल देते हैं, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होंगे, पैरेलल होने वाले हैं यहाँ पे। तो आप इसको अगर पुट कर देते हो तो क्या मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर और ds, जो ds हम पुट करेंगे वो यहाँ पे डाल देते हैं ds। तो x जो लेके चल रहे हैं और ds जो ले रहे हैं उसमें कोई कनेक्शन तो है नहीं, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मेरे हिसाब से ये कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये वाला मेथड उतना सुटेबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोगों को एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर निकालना तो उसके लिए ये ठीक है। वैसे तो हमने पोटेंशियल ये कैपेसिटेंस निकाल रखा है, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ से कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। x इस पॉइंट पर x तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू
ds जो आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज इनक्लोज्ड है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे कुछ निकल पा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल कांस्टेंट होकर दोनों साइड बराबर आ जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम लोग अगर ये निकालना चाहें एनर्जी स्टोर तो उसमें ये काम आ जाएगा गॉस लॉ लगाने से, ठीक है, या फिर मैं देख लूँगा, हो सकता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ यहाँ पे। ये वाला मेथड तो आपको समझ में आ गया। रेसनिक एंड हेलिडे वाली बुक में शायद कैलकुलेट किया गया है। रेसनिक एंड हेलिडे की एक बुक है, उसमें ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाँ, आपको अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है तो उसके लिए ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए यही ठीक है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। हाँ, मुझे याद आया कि आप क्या कर सकते हो, E निकाल लिया हमने यहाँ पर x पॉइंट पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो Q बाई, और ये जो डिस्टेंस ले रहे थे वो x स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। आपको ये पता है कि E जो होता है वो होता है माइनस dV/dr होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ के बदले अगर हम यही लिख दें E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस dV/dr, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, dr के बदले यहाँ पे dx आएगा, क्योंकि x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। गॉस लॉ लगाने से अच्छा है कि हम लोग ये लगा रहे हैं, गॉस लॉ से नहीं निकल पा रहे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम आ जाएगा और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर आपको E इक्वल टू माइनस dV/dx, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ यूज कर लेते हैं, फिर E इक्वल्स माइनस dV/dx यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा dV इज इक्वल टू, या यूं कहें माइनस dV इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x स्क्वायर इंटू dx, ये dx जाके उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ से ये a पॉइंट, इसका पोटेंशियल हम लोग v प्लस मान रहे हैं और इसका पोटेंशियल हम लोग v माइनस मान रहे हैं। तो v प्लस से कहाँ जा रहे हैं हम, v माइनस की तरफ, v प्लस से v माइनस की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक इधर की तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो s की वैल्यू स्मॉल r से कैपिटल R की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा dv जो है वो इंटीग्रेशन होके v आ जाएगा, और ये v प्लस और v माइनस, ये सारा का सारा कांस्टेंट बाहर जा रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और x की पावर -2 है, यहाँ पर क्या है, s का पावर -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो s की पावर -1/-1 आ जाएगा फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो v माइनस v प्लस, ये v माइनस v प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू माइनस, पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है 1/r माइनस 1/स्मॉल r, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो v माइनस v प्लस जो है, इसको मैं क्यों ना, ये जो माइनस साइन है इसको बाहर ले, इधर की तरफ ले आते हैं, तो ये v प्लस माइनस v माइनस बन जाएगा, और ये आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/कैपिटल R, इसको सम कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि पहले भी हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था वो यही आया था ना, साइन वगैरह आप चेक कर लेना, हो सकता है माइनस प्लस का कुछ डिफरेंस हो। जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में आया था वो मैग्नीट्यूड में इतना ही था, ठीक है। तो मैंने वो डायरेक्टली आपको किससे निकाल कर दिखा दिया था, फार्मूले से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r इसका पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q/r इसका पोटेंशियल, और दोनों को डायरेक्टली घटा दिया था।
यहाँ पर हमने वो नहीं यूज किया, मैंने कहा कि यहाँ से जब वहां की तरफ जा रहे हैं तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक E इक्वल्स माने dV/dr, E निकालना गॉस लॉ से या जैसे आप निकालना चाहो, डायरेक्ट कूलम्ब लॉ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस dV/dx कर दिया गया और इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। और बाकी फिर Q इक्वल टू CV लगाना है। ये वाला मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया था, यहाँ पे मैंने आपको E इक्वल्स माइनस dV/dr के थ्रू निकाल के दिखाया। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनर्जी स्टोर्ड भी निकालना चाहो तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो फॉर्मूला होता है हाफ CV² होता है, ठीक है। वो वाला फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर से अगर हम एक चार्ज यहाँ से वहाँ भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। और फिर चूंकि हर पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो फिर इंटीग्रेशन करके आपको वो एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम बाद में करते हैं, अभी एक कैपेसिटर बचा हुआ है, तो एनर्जी स्टोर्ड वाला जो है वो प्रॉब्लम बाद में भी देख सकते हैं। हम आते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में। हम लोग एक कैपेसिटेंस निकालने में इंटरेस्टेड है सिर्फ। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये होता कैसे है, दो मेटेलिक शीट्स होते हैं जिनको कि सिलेंडर के फॉर्म में ऐसे कर दिया जाता है। अंदर वाला जो है वो हॉलो भी हो सकता है या फिर सॉलिड वाला सिलेंडर भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाला जो है वो हॉलो रहेगा। इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम डाल सकते हैं के का, अगर हम नहीं डालेंगे तो एयर है, ठीक है। इसमें एक वायर जो होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है और इस वाले में एक वायर बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इन पे हम चार्जेस डालते हैं, हम बाहर में पॉजिटिव डाल सकते हैं या बाहर में नेगेटिव डाल सकते हैं। तो आप वाइस वर्सा कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और इस वाले को ग्राउंड कर दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में माइनस इंडक्शन से आ जाता है, ठीक है। कैसे भी यूज करें, कैपेसिटेंस जो होता है वो एक उसके शेप पे डिपेंड करता है, शेप, साइज, डायमेंशंस, ठीक है, मटेरियल कौन सा यूज किया गया, कैपेसिटेंस इन बातों पे डिपेंड करता है। और वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना चार्ज हमने दे रखा है, ठीक है, बिकॉज C क्या होता है, Q/V होता है। अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा, एंड दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन, जो चेंजिंग सिचुएशन। ये उस बात पर डिपेंड करता है कि इसका साइज कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर के बदलने से मटेरियल की प्रॉपर्टी जो K की है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आपने कितना चार्ज दे रखा है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज करने से पहले ही स्पेसिफाइड होता है, कैपेसिटर पे लिखा होता है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस हम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डायरेक्टली, जैसे पिछली बार हमने पोटेंशियल का फार्मूला यूज कर लिया था, वैसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। पहले एक एक्सिस हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है, और पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मालूम है कि सिलेंडर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है तब तो अच्छी बात है, इसका भी मालूम हो जाएगा, इसका भी मालूम हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना हो जाएगा, घटाना रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हमें नहीं मालूम है कि सिलेंडर का कितना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अंदर वाले का रेडियस A मान लेते हैं, बाहर वाले का रेडियस B मान लेते हैं, और किसी भी R रेडियस पर हमने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया है। उस गॉसियन सरफेस से बाहर निकलने वाला जो
फ्लक्स होगा फाई, आपको पता है कि वो कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो मालूम है कि लाइन चार्ज की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना निकाला गया था, ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर जो है उसको आप एक वायर की तरफ मान सकते हो। यहाँ पे भी वही बात है कि जैसे अगर स्फीयर से आप बाहर खड़े हैं तो उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, उसी तरीके से ये सिलेंड्रिकल शेप से जब तक आप बाहर की तरफ खड़े हैं, ठीक है, तो इसको हम एक वायर मान सकते हैं, ठीक है। तो एक वायर से कुछ पास में, बहुत दूर नहीं, बहुत पास में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो E कितना होता था, λ/2πε0। हाँ, तो इसका कुछ लैम्डा रहा होगा, इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्लस लैम्डा इस पर रहेगा, इस पे, हाँ वैसे तो इस पर सरफेस चार्ज रहेगा, लेकिन हम लोग इसको एक लाइन चार्ज भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लिया कि चलो ये लाइन के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ होगा, तो फ्लक्स जो है वो हम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा λ/2πε0, और यहाँ पर एक x भी रखेंगे, x, या यहाँ पर हम लोग r ले रहे हैं ना, तो r इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और एरिया क्या लेंगे हम लोग, इसका सरफेस एरिया लेके चलेंगे, ठीक है, तो इंटू ds, इसको तो ds मान के चल रहे हैं, तो ये सब कुछ तो कांस्टेंट रह जाएगा, और बाकी ds का जो हम करेंगे एरिया निकालेंगे, तो λ/2πε0r इंटू ds का जो एरिया करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr इंटू इसका लेंथ मान लेते हैं कि l है, 2πr इंटू l, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स, और फ्लक्स जो होता है वो ये 2π तो कैंसिल हो गया, r भी कैंसिल हो गया, सो आपको कितना मिलता है, λL/ε0, ठीक है। ये फ्लक्स आ गया लैम्डा इंटू, एक बात मैं बताऊं कि मैं जो निकालने वाला था वो कुछ और निकाल रहा था, निकालने कुछ और लग गया, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड रहने देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस ऑन दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E इंटू ds कर देते हैं, E डॉट ds, तो ds वेक्टर जो है वो ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे होगा, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड है। तो आपको पता है कि E इंटू ds जो है हो जाएगा वो 4 एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू l, और ये टोटल चार्ज क्या होता है, Q/ε0, जो फ्लक्स होता है Q टाइम्स 1/Q/ε0 होता है। तो यहां से हमने निकाल रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है, Q/2πr/L/ε0। तो यही Q/L जो है वो क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है, λ/2πε0, ठीक है। मुझे ये निकालना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर उतना होगा। अगर हम लोग इस सिलेंडर को एक लाइन चार्ज मान ले तो, ठीक है। अब आपको पता है कि E शुड बी इक्वल टू -dV/dr होता है, मतलब एक पतला सा तार ले लें या एक सिलेंडर ले लें, आप तार से अगर 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, 5 मीटर नहीं, तार से अगर कुछ समथिंग डिस्टेंस पे खड़े हैं, x डिस्टेंस पे, और इससे आप x डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आइडेंटिकल होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, डायरेक्शन में भी यही बात है। तो E इक्वल्स माने dV/dr, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि λ/2πε0, मैं माइनस हटा रहा हूँ अभी, अननेसेसरी वो साइन का, ठीक है। तो λ/2πε0, और यहाँ पर मैंने L क्यों ले लिया है, 2πrl, हाँ मैंने R छोड़ दिया है शायद, यहाँ पर R छूट गया, ठीक है।
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप इसको लिख सकते हैं लेमडा डी आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू डी वी। ठीक है, माइनस साइन को स्किप कर दिया गया जस्ट, क्योंकि हमें डिफरेंस ही निकालना है अंदर या बाहर वाले का या बाहर से अंदर वाले का। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव अंदर है कि नेगेटिव बाहर है। ओके, ये बताता है क्या कि इन द इंक्रीजिंग, जब हम आर बढ़ा रहे होते हैं तो पोटेंशियल घट रहा होता है, ये सिग्निफाई करता है ये वाला माइनस साइन। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे अभी। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ln r। कहां से कहां तक हम कर रहे हैं, अंदर वाले से लेकर के यहां से लेकर के आप यहां तक इंटीग्रेट करो। तो r की वैल्यू कितना ले रहे हैं, a से लेकर के b तक। और पोटेंशियल यहां पर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल हम VA मान लेते हैं, वहां पे पोटेंशियल VB मान लेते हैं। इस सिलेंडर पर का जो पोटेंशियल है VA है और इसका पोटेंशियल VB मान लेते हैं। ठीक है, सो ln r लिखेंगे फ्रॉम A से लेके B तक, और वो आ जाएगा VB माइनस VA। अगर आप ये माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो उल्टा आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln d माइनस ln a इज इक्वल टू, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वी डू नॉट केयर कि ये साइन माइनस था कि प्लस था, बिकॉज हम लोगों को दोनों का डिफरेंस निकालना है। आप चाहो तो एग्जैक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस डिफरेंस को v कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप साइन के साथ लिखेंगे तो ये माइनस dv आएगा, और उसके बाद फिर ये जब करेंगे तो ये v। तो लिमिट में क्या किया गया है कि हम लोगों को अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो एक बात ये है कि जैसे सिलेंडर से हम इस सिलेंडर से बाहर के सिलेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ हम जा रहे हैं, तो पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना शुरू किया। हाँ, तो ए से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सिलेंडर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और अब यहाँ बाहर वाला सिलेंडर, यही तो गैप आप फिल कर रहे हो, इसी गैप के बारे में बात चल रही है। तो ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, सेंटर से ये ए दूरी पर है, तो ए डिस्टेंस पर, सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पर है, बी है डिस्टेंस इसका। सो ए से बी इंटीग्रेशन किया गया, आर की वैल्यू कहां से कहां तक, डी आर, यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या है, डी आर है। सो आर की वैल्यू ए से स्टार्ट होती है बी तक जाती है। ठीक है, और राइट हैंड साइड जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहां पर क्या है, लिमिट जो है, हाँ थोड़ा सा आप लाउडली बोलो। ये कहना है, ये है आपका कि ये वाला B से होना चाहिए, आप ये कह रहे हो। नहीं, जो पूरा डिस्टेंस है B माइनस A, जो डिस्टेंस को आप B माइनस A से B। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर B माइनस ए से लेकर के B तक होना चाहिए, यही कहना चाहते हो ना आप? अच्छा, हाँ, मैं ये कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ये तो मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। देखो, अगर इसको हम लोग ऊपर से देखें, ये आँख आपका है, टॉप व्यू देखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, ये अंदर वाला सिलेंडर, ये अंदर वाला सिलेंडर, बाहर वाला सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है मेटेलिक है। ठीक है, तो इसका कुछ पोटेंशियल है, उसको हम VA कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस A है इसलिए इसके पोटेंशियल का नाम VA रखा गया, और ये वाला जो है इसका VB पोटेंशियल कह रहे हैं। ओके, अब देखो
यहां से जैसे हम आगे तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहां से वहां जाने में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये VB माइनस VA हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल नहीं पता करना है, हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो VB पोटेंशियल माइनस VA पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। अब वो फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, ठीक है। वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर यहाँ पर एक तार होता, ठीक है, अगर इस सिलेंडर को यहाँ से हटा दें और उसके बदले एक पतला तार रख दें जो इसके बिल्कुल अंदर से जा रहा हो, तो उस तार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। कब तब सेम होता है जब हम, अगर आप इस सिलेंडर से बाहर कोई पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, तो इस सिलेंडर हो या एक पतला तार इसके अंदर से गया हुआ हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट का सेम आएगा, ठीक है। तो सिलेंडर का कैलकुलेशन करने के बदले सिलेंडर को हमने हटा दिया और यहाँ पर एक तार डाल दिया। अब इस तार से हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ये एक वायर अंदर की तरफ जा रहा है, इस वायर से इस पॉइंट का पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो पता है आपको कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, ठीक है। E इक्वल्स माइनस dV बाई dr। वायर एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dV बाई dr डाल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से नहीं देख रहे हैं, आपका जो सिलेंडर जो है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, दिस गैप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपेसिटेंस। तो R की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, यहां से स्टार्ट हो रही फ्रॉम A, सेंटर से ये वाला पॉइंट A डिस्टेंस पर, इसलिए A से स्टार्ट कर रहे हैं। B माइनस A से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। A से चलेंगे और कहां तक जाएंगे, B तक। A से चलना है, B तक जाना है। B माइनस A इज दिस डिफरेंस, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिकली B में से A घट ही जाएगा जब आप ऐसे लिखेंगे तो, ठीक है। B माइनस A ये जो है वो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, इन दोनों रेडियस का। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को रेडियस का डिफरेंस नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है क्या, यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस निकालना है। सो हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ R वो हमने निकाल लिया है, लैम्डा बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जहाँ पर भी निकाला है यहाँ से, ठीक है, dV बाई dr करके। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, VA से VB के बीच में R कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, A से B तक चेंज होगा। सेंटर से सब कुछ काउंट करना है, सेंटर से ये A पे था, सेंटर से B पे था, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, पहले सेंटर से A डिस्टेंस पे था, अब बाद में सेंटर से B डिस्टेंस पे था। सेंटर से A डिस्टेंस पे पोटेंशियल VA है, सेंटर से B डिस्टेंस पे पोटेंशियल VB है। तो A से B पे अगर हम चले जाएं तो पोटेंशियल में VB माइनस VA का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो VB माइनस VA को सिंपली V कह देते हैं, ओके। अब इसको मैं मिटा दूं, ये जो V मिला है इसको लिखा जा सकता है Q बाई C। जो भी चार्ज इस पे सिलेंडर पर होगा अपॉन C, इस चार्ज को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू लेंथ, क्योंकि उस सिलेंडर के बदले हमने क्या हटा कर क्या माना है, एक पतला तार माना है, तो उस तार का कुछ लैम्डा रहा होगा, तो लैम्डा इंटू L बाई C कह दिया गया, ठीक है। तो ये वाला लैम्डा और ये वाला लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा और फिर क्या निकलेगा, सो फिर हम लोग लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ L बाई C इक्वल टू आ जा रहा है और ln B बाई A। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब घटता है तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है लॉग इज ए पावर। पावर कब सब्ट्रैक्ट होता है, जब हम डिवाइड करते हैं, अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस कैपेसिटर।
अपॉन ln b/a। तो ये कैपेसिटेंस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, तो आप ये जो क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी बुक में वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसमें जो रह जाता है वो क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करेंगे अगले क्लास में, और इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो मैंने कहा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, पैरेलल प्लेस कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे और सबका करके देखेंगे। ठीक है, फिर इसमें एक वैन डी ग्राफ जनरेटर भी है जो बोर्ड के सिलेबस से हटाया गया था, लेकिन फिर से शायद डाला गया। एक बार चेक करना होगा कि अभी ये सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मेनली जो इसमें टॉपिक कवर करना है वो अब है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, कोई डाउट है? क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन दिया था ना, अच्छा, एक्चुअली वो मेरे फ़ोन में है, तो फ़ोन तो ये वीडियो में लगा हुआ है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। ठीक है, उसके अलावा कोई डाउट है? नहीं। ओके, ठीक है। तो आप ये जो डेरिवेशन किया गया ना सिलेंड्रिकल वाला और स्फेरिकल वाला, वो दोनों डेरिवेशन जो है वो आप खुद से करके देख लो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम पे सिलेंड्रिकल आए ना आए स्फेरिकल वाला आता है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जो हमने स्फेरिकल वाला कैपेसिटर किया था उसमें आपको मैंने बताया कि अंदर में क्या स्फेरिकल होता है, सेल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाहर में होता है। इसका रेडियस a मान लेते हैं, इसका रेडियस b मान लेते हैं। तो जो कैपेसिटेंस आता है वो कितना आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी डिवाइडेड बाई b माइनस a, यही आया था। चेक करके मुझे बता दो आप। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने उसमें चार्ज अंदर की तरफ पॉजिटिव रखा है कि नेगेटिव रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये है कैपेसिटेंस। अब मान लेते हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर इमेजिन करते हैं, ठीक है, जिसका कि अंदर वाला रेडियस तो भाई a है, ठीक है, लेकिन बाहर वाला जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उसका जो रेडियस b है, b टेंड्स टू इंफिनिटी, वो पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा है, यूनिवर्स से भी बड़ा है। b जो है वो इन्फिनाइट है, मतलब दूसरा है, एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन वो कहाँ इंफिनिटी पर है। तो बचा क्या, एक सिंपली एक स्फीयर बच गया, सिंगल एक स्फीयर बचा, जिसपे अगर आप पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक ऐसा कैपेसिटर जिसका जो दूसरा वाला प्लेट है वो इतने इंफिनिटी पर रखा हुआ है, या यूं कहें कि है ही नहीं। तो इस केस में हम लोग अब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, उस केस में जो C होगा वो निकलेगा लिमिट B टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, B इंफिनिटी कर देंगे, लेकिन इस फार्मूले में पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप B यहाँ पे इंफिनिटी डाल दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी हो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो वैसे हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज्ड फॉर्म में लिख दूं, अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर जो आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था उसमें 1/b माइनस 1/a जो आया था, इसमें 1/b का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/a बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जो फार्मूला निकाला गया था पोटेंशियल का, उस पोटेंशियल के फार्मूले में
जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था V प्लस माइनस V माइनस जो निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/V माइनस, तो बिकॉज B टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मिलेगा कितना, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 1/A आ रहा है, माइनस जस्ट इग्नोर कर लो आप, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और Q इक्वल टू CV लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर Q होगा, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को तो V प्लस माइनस V माइनस को हमने V कर दिया, तो ये V उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये A उधर जाएगा इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि साइन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू Q/V, तो ये Q/V क्या होता है, C होता है। अगर आप इस फार्मूले से करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी कि एक स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अगर रेडियस A है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यहां से भी निकाल सकते हैं, हमने क्या किया कैपेसिटर का फार्मूला ही डिराइव कर लिया है, ठीक है। हम उसके डेरिवेशन के बीच में जाके नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फाइनल फार्मूला उससे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में B से डिवाइड कर देते हैं, तो ये A हो जाएगा, B/B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर B/B हो गए 1 माइनस A/B आ जाएगा, ओके। और अब आप इसमें लिमिट ले लो, लिमिट B टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 1 माइनस A/B। B जो है वो इन्फिनिटी डाल लेते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी डालते ही क्या हो A/B 1/इन्फिनिटी A/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो अगर हम अर्थ को ले लें, अर्थ एक प्लैनेट है जो एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर का कुछ रेडियस है, आपको मालूम है, उसको हम R ही कहते हैं। अगर इसको हम एक कंडक्टर की तरह पे मान के चलें, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पर अगर इसको एक कंडक्टर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो उस कंडक्टर उसका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE। तो अर्थ का बहुत रेडियस इज वेरी वेरी हाई, 6 इंटू 6400 किलोमीटर होता है, तो बहुत ज़्यादा रेडियस होता है। इस वजह से कैपेसिटेंस पूरे अर्थ का अगर आप मेटालिक मान के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो तो सीधा वही निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर -9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 64 यानी कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। इस 9 को अगर आप थोड़ी देर के लिए 10 मान लो तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस 9 को 10 मान ले तो इतना फैराड है, कैपेसिटेंस किस में मेजर करते हैं, फैराड में। तो आप देख सकते हो अर्थ का पूरे अर्थ का कैपेसिटेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो फैराड जो होता है इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल जो सीलिंग फैन होता है उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो 2.7 माइक्रोफैराड से लेकर के 3.5 माइक्रोफैराड तक के बीच में होता है, ठीक है। कुछ फैंस 2.5 माइक्रोफैराड वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक फैन हमारे घरों में लगा होता है वो माइक्रोफैराड के रेंज में होता है, ठीक है। मतलब जो भी कैपेसिटर अगर आप देख रहे हो लैब में या कहीं पे भी,
माइक्रो फैराड में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रो नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मिली के आसपास में, मिली से 10 गुना छोटा, मिली ही मान के चलते हैं पूरे अर्थ का कैपेसिटेंस। सो फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट इज ए वेरी बिग यूनिट। और आपको मालूम है बिजली कड़कती है, हम बिजली का तार अर्थ कर देते हैं, ट्रेनें चल रही हैं, उसका जो पटरी होती है, मैंने आपको पहले भी कनेक्शन बताया था कि ऊपर से करीब 26,000 वोल्ट्स का वायर होता है एसी, और वो और नीचे में क्या होता है, ग्राउंड किया होता है। जो रेल रोड्स होते हैं, वो रेल की पटरियां, उनको ग्राउंड किया जाता है, तो उनका पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो अर्थ एक बहुत ही बड़ा कैपेसिटर है, इस वजह से इसका पोटेंशियल हम लोग, चाहे आप कुछ भी ले लो, आपके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल हमेशा ग्राउंड जो है वो, आप कितना भी हाई पोटेंशियल लो, ये जो है वो आप कुछ भी पोटेंशियल लो, वो अर्थ के पोटेंशियल से हायर है। अगर आप अर्थ को चार्ज कर दो, आपके पास एक चार्ज स्फीयर, उसको कनेक्ट कर दो, तो इसका सारा का सारा चार्ज इसमें चला जाएगा, लेकिन चूंकि वो चार्ज पूरे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो काफी बड़ा है अर्थ, ठीक है। उसका कैपेसिटेंस ऐसे तो फैराड यूनिट में बहुत कम लगता है, लेकिन फिर भी बहुत काफी बड़ा, काफी ज्यादा है कैपेसिटेंस अर्थ का। और उस वजह से आप कोई भी कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर को अगर हम अर्थ कर देते हैं, तो उसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ को हमने चार्ज कर दिया। बिजली कड़कती है, उससे बहुत सारा चार्ज अर्थ पे जाता है, ठीक है। फिर यही चार्ज वापस बादलों को मिलता है, ठीक है, फिर वापस वो आता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। लेकिन अर्थ बहुत ही बड़ा कैपेसिटर होने की वजह से उस एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका अंदर वाला कोर तो है, लेकिन बाहर वाला रेडियस कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो उसका द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ जो है वो एक, उसको हम ग्राउंड या 0 पोटेंशियल एज्यूम करते हैं, बिकॉज हम कितना भी चार्ज कर लें ये कभी भी चार्ज नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज रन देते हैं यहीं तक।